सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के आपके पेपर के सोल्यूशन को देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र था। अगर आप लोगों ने अच्छे से सारे के सारे दोनों की दोनों सीरीज अगर अच्छे से पढ़ी होंगी, मास्टर क्लास पढ़ा होगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत सारे रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से सत्य फल कौन सा है? ट्रू फ्रूट कौन सा है? काजू, सेब, आम या अनानास? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब हम मक्खन निकालते हैं, दही को क्या करते हैं, उसको मथना कहते हैं। और मथने की प्रक्रिया में क्या होता है? अपकेंद्रण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये ऑलरेडी आप लोग को सीरीज में भी पढ़ाया था मैंने और मास्टर क्लास में भी पढ़ाया था। देखिए आया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो पौधों की कलम लगाना, जैसे कि गुलाब की हम टहनी लगाते हैं ना, तना लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचित जनन या फिर कायिक जनन? राइट आंसर है कायिक जनन। इसी के अंतर्गत आ जाता है तना। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? गति के 3 नियम किसने दिए थे? तो दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ बार बार मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ तक कि सुपर फास्ट रिवीजन में भी बताया था मैंने, जहां पर मैंने सारे ईयर्स के जो आपको क्वेश्चन है वो करके दिखाए थे। यानी कि सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में खाली बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज मैंने 8 सालों की सीरीज आप लोगों को पढ़ के बताया था। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते हैं? जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इसमें नौसादर भी आता है, आयोडीन भी आता है, कपूर भी आता है। कपूर तो आपने जलते हुए देखा ही है कि जलते ही वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो नमक है ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा भी है, कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि 5 में से पांचों आप लोगों ने सही किया होगा। कितना सही किया जरूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये हम सभी लोगों ने स्कूलों में पढ़ा हुआ है कि हरे पौधों को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जो जंतु हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या है? वो दूसरों पर आश्रित होते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हमें जो भोजन करते हैं, हम पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि जो जानवर है वो भी पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। जैसे कि बकरी देखिए, वो क्या करती है? घास फूस ही खाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम जो जंतु है वो दूसरों पर, उनका खाना जो है वो खुद नहीं बनाते, इसके अलावा वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। तो ये इसीलिए परपोषी कहलाते हैं। सब एक एक नंबर का प्रश्न था, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7, जड़त्व का नियम क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वही जड़त्व कहलाती है। ठीक है। जैसे कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, कार में ट्रेवल कर रहे हो, जब तक गाड़ी चल रही होती है आप बिल्कुल सही से चल रहे होते हो, लेकिन जैसे ही रुकती है आप थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाते हो। तो ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण ही होता है। फिर है आसवन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, जो आसवन होती है, आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। ठीक है। यह एक तरीके से पृथक्करण की विधि ही होती है आसवन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण बल क्या होता है? तो किन्हीं दो सतहों के बीच में लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि कोई मेज है, उस पर डस्टर रखा हुआ है। ठीक है, डस्टर रखा हुआ है किसी मेज पर। तो ये डस्टर क्या, डस्टर और डस्टर की जो सतह है और जो मेज की सतह है, इनके बीच में एक घर्षण बल है। जैसे कि हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों के तलों के और सड़क के बीच में एक घर्षण बल लगता है। ठीक है। अगर यही घर्षण बल ना हो तो हम फिसल करके गिर जाते हैं, हम चल ही नहीं पाएंगे सड़क पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो जब वस्तु को गर्म करने पर
वो द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे के सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, तो यही होता है ऊर्ध्वपातन। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो किसी जीव की संरचना और कार्य में परिवर्तन जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जिसके द्वारा जीव पर्यावरण में जीवित रहने तथा गुणन करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हो जाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण है, अगर उसी प्रकार के वातावरण में ढलने के लिए अगर हम अपने आप को अनुकूलित नहीं बनाएंगे तो हम उस वातावरण में जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार की भी परिस्थितियां हो उसमें अगर आप अपने आप को ढाल लेते हो तो यही क्या है, अनुकूलन है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को की तरफ हम आते हैं। पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों इस तरीके से एक सिंपल सी पत्ती आपको बनानी थी और उसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये आपको, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये पर्णवृत्त है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना था, ये पर्णवृत्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हो ये हो गया मध्य सिरा। क्या हो गया, मध्य सिरा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये पर्ण फलक हो गया, ये जो है ये पर्ण फलक हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना था, ऐसे लिख करके उसका नामांकन कर देना था। और ये जो है किनारा जो आप देख रहे हो पत्ती का, ये जो किनारा है ये पर्ण फलक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना था, नामांकन कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, बल को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो हम बल की परिभाषा को इस तरीके से भी लिख सकते थे कि बल एक बाहरी कारक होता है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या गति अवस्था को बदलने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि बल लगा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को जो गति की अवस्था में है उसको विरामावस्था में ला सकते हैं, और जो विरामावस्था में रुकी हुई है उसको हम गति की अवस्था में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गुरुत्वीय बल है, इसके अलावा नाभिकीय बल है, घर्षण बल अभी आपने देखा है, घर्षण भी एक प्रकार का बल है, मांसपेशीय बल या पेशीय बल, ये सब क्या है, ये सब बल के प्रकारों में आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ठोस द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ठोस द्रव गैस में आप सभी को पता है कि क्या अंतर होता है। ठोस द्रव और गैस में जो ठोस के अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास आपस में चिपके हुए होते हैं, जैसे कि बर्फ हुआ। अब बर्फ से जब पानी बनेगा वो वस्तु, तो उसके अणु थोड़ा और दूर दूर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब गैसीय अवस्था में जाएंगे तो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों अवस्थाओं में जो अणु है सब इन्हीं का खेल है, इसी की वजह से ठोस द्रव गैस हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको संरचना बना करके लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों स्वपरागण तब होता है जब एक ही फूल या पौधे से पराग बीजांड को निषेचित करता है, जबकि जो परपरागण होता है वह एक फूल या पौधे से पराग दूसरे फूल के बीजांड को निषेचित करता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। जो मिश्रण होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। किसी भी मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मिश्रण होता है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मिश्रण से एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और मिश्रण भी आप सभी को पता है कि समांगी और विषमांगी होते हैं। तो समांगी में क्या होता है, समांगी ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि पानी और नमक का मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। इसके अलावा अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण में ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी में रेत का मिला होना, तो आप साफ साफ पानी को अलग रेत को अलग देख पाओगे। ठीक है, पानी में तेल का मिला होना, ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, घूर्णन गति किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाइए। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, जैसे कि कुम्हार के चक्के की गति। ठीक है, इसके अलावा चलता हुआ बिजली का पंखा, साइकिल के पहिए की गति। ठीक है, जो बैल चलता है कोल्हू वाला वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से घूर्णन गति ही करता है।
तो ये सभी घूर्णन गति की क्या है, एग्जाम्पल है। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित धुरी के चारों ओर घूमती है तो ये घूर्णन गति कहलाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, मुकुलन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, जो मुकुलन है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है या अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक छोटे से मुकुल या कली से संतति जीव बनता है। जैसे हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुंदन के लिए करता है। हाइड्रा के कोशिकाओं में नियमित विभाजन के कारण एक मुकुल विकसित होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप हाइड्रा लिख सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अभी आपका हिंदी, कंप्यूटर और संस्कृत है, इनका जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के रजत सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सारे पेपर्स को सॉल्व करके जाइएगा। अच्छे से अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी और आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज देखिएगा और अगर शेयर नहीं किया है इस क्लास को तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संस्कृत विषय की मास्टर क्लास देखना आप लोग मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो कि संस्कृत में आपके बहुत अच्छे नंबर आए फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप जरूर देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चैनल से बने रहिए, सारे की सारी क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।